नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिल्ली करंट अफेयर्स का जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण समझौते इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि पिछले वर्षों में किस तरीके से समझौतों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पिछले वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण समझौते या एग्रीमेंट से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो उनको देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो 69th BPSC में 30/9/23 को एग्जाम हुआ था, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर किए थे। ठीक, यूपी पैट का एग्जाम हुआ था 28/10/23 को, जिसमें सेकंड शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि सऊदी अरब साम्राज्य ने किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता और सहयोग संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता और सहयोग संधि एक संगठन है। ठीक है, तो इसमें शामिल होने के लिए सऊदी अरब ने समझौता किया था। ठीक है, तो ये कहाँ पर किए थे? तो ये इंडोनेशिया में किए थे आसियान सम्मेलन के दौरान। के हाल ही में भारत और किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बनाइजेशन, स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो ये भारत के साथ UAE ने मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। ठीक है, तो ये भी पूछा गया था पैट में। और एक और पैट में पूछा गया था कि खाली जगह ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संसाधनों के सह विकास के लिए NIOS के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया था ISLRTC ने। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। BPSC प्राइमरी टीचर के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल केंद्र बनाने की घोषणा की है। तो भारत ने ये ब्रिटेन के साथ मिलकर के बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, और एक प्रश्न पूछा गया था UPPCS प्री में जो 15 मई 2023 को हुआ था। इसमें पूछा गया था कि निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। कौन सी दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच इसके लिए समझौता हुआ है? तो नासा और इसरो, ये दोनों मिलकर के इसको विकसित कर रही हैं। ये पूछा गया था UPPCS में। तो आपने देखे कि किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम जनवरी माह के सभी महत्वपूर्ण समझौतों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत ने लिथियम अन्वेषण के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने ये हस्ताक्षर किए हैं अर्जेंटीना के साथ। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में काबिल कहते हैं, ठीक है, तो इसने अर्जेंटीना की एक कंपनी है कैटामार्का मिनेरा बाई एनर्जेटिका सोसिएडेड डेल एस्टाडो, तो इस कंपनी के साथ मिलकर के $24 मिलियन के लिथियम अन्वेषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता हुआ है भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी और अर्जेंटीना की कंपनी के बीच में। तो जो भारत की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल है, वो अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15,703 हेक्टेयर में 5 लिथियम आयन ब्लॉक का पता लगाएगी। ठीक है, तो जो भारत की कंपनी है वो अर्जेंटीना में जाकर के लिथियम आयन ब्लॉक की खोज करेगी। बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना लिथियम त्रिकोण में शामिल देश हैं। लिथियम त्रिकोण मतलब जहाँ लिथियम के भंडार पाए जाते हैं इन तीनों देशों में। ठीक है, तो बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना इसमें शामिल हैं। बोलीविया लिथियम भंडार का सबसे बड़ा धारक है। ठीक है, तो बोलीविया के पास सबसे ज़्यादा भंडार हैं लिथियम के। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी बनाने में किया जाता है। भारत की हालिया लिथियम रिजर्व खोज की बात करें तो इसमें GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में, वहाँ का जिला है रियासी, तो इसका सलाल हैमाना क्षेत्र है, तो इसमें 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडारों की पहचान की थी। ठीक है, और राजस्थान के डोगाना नागौर क्षेत्र की रेवंत पहाड़ी में लिथियम की खोज की गई थी। तो इन क्षेत्रों पर भारत में लिथियम के रिजर्व खोजे गए हैं। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये काबिल शॉर्ट में बोल देते हैं इसे। ठीक है, इसका गठन अगस्त 2019 में 3 कंपनियों नाल्को, HCL और MECL, इन तीनों कंपनियों ने हिस्सेदारी दी थी और इसके साथ इसका गठन किया था। ठीक है, तो इसमें जो है तीनों कंपनियों की हिस्सेदारी है। तो ये वाणिज्यिक उपयोग और घरेलू आवश्यकताओं के लिए विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान, अन्वेषण, खोज, विकास, खनन और प्रसंस्करण का कार्य करती है। विशेष रूप से ये देश में जो खनिज कम मात्रा में उपलब्ध
हैं जैसे लिथियम और कोबाल्ट, तो उन खनिजों की आपूर्ति के लिए कार्य करती है। ठीक है। हिंद महासागर के देशों के वैज्ञानिकों के पहले आर्कटिक अभियान में कितने देशों के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं? तो इसमें 3 देशों के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। भारत का समुद्री अभियान जहाज MV वासिली गोलोविन 23 दिसंबर 2023 को 43वें आर्कटिक एक्सपीडिशन ऑफ इंडिया के लिए केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका का शहर है, यहाँ से अंटार्कटिका की यात्रा पर निकला। इस हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के वैज्ञानिकों के पहले आर्कटिक अभियान में भारत के 21 वैज्ञानिक, बांग्लादेश का 1 और मॉरिशस के 2 सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है। तो जो बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक हैं वो भारतीय शोधकर्ताओं के साथ अंटार्कटिका महाद्वीप पर लार्सेमैन हिल्स एक क्षेत्र है और वहाँ पर भारत का अनुसंधान केंद्र है, भारतीय अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पर जाकर के ये रिसर्च करेंगे। ठीक है। इन देशों के जो वैज्ञानिक हैं वो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ये सम्मेलन 2011 में इसका गठन किया गया था। तो इसके तहत जो है अनुसंधान गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है उसमें हिंद महासागर क्षेत्र के देश शामिल हैं। यह अभियान गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अभियान केंद्र के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले CSC यानी कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के वैज्ञानिक जून 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में 1 महीने के वैज्ञानिक अभियान के लिए सागर नदी में सवार हुए थे। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सागर नदी क्या थी। ठीक है। तो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के वैज्ञानिक इसमें सवार होकर के अनुसंधान के लिए गए थे। अभियान में पड़ोसी देशों के वैज्ञानिकों की भागीदारी, जो 43वें एक्सपीडिशन ऑफ इंडिया में जो 3 देशों की भागीदारी हो रही है, उसके लिए नवंबर 2023 में गोवा और हैदराबाद में आयोजित प्रथम कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, समुद्री विज्ञानी हाइड्रोग्राफर सम्मेलन में एक समझौता हुआ था, या उसके परिणाम के रूप में ये एक्सपीडिशन या शोध कार्य हो रहा है। ठीक है। अब हम अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यहाँ पर भारत के सबसे पहला जो अनुसंधान केंद्र था वो था दक्षिण गंगोत्री, और ये 1983 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में इसमें शोध कार्य बंद हो चुके हैं। और दूसरा जो हमारा शोध केंद्र था वो मैत्री था, 1988 में स्थापित किया था और यहाँ पर शोध कार्य अभी भी जारी हैं। और तीसरा था भारती, 2012 में स्थापित किया गया था, और ये जो अभी मिशन गया है वो भारती पर ही अपना शोध कार्य करेगा। इसके अलावा मैत्री एक और नया शोध केंद्र स्थापित करने की योजना है। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में ये जानकारी दी थी कि सरकार पूर्वी आर्कटिक क्षेत्र में मैत्री सेकंड की स्थापना जो जनवरी 2019 तक पूर्ण होने की संभावना है, तो इसकी योजना बना रही है। ठीक है। तो अब सरकार मैत्री सेकंड नामक शोध केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है और जो संभवतः 2019 तक पूर्ण होने की संभावना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हिंद महासागर के देशों के वैज्ञानिकों के पहले आर्कटिक अभियान में कितने देशों के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं? तो 3 देशों के, भारत, बांग्लादेश और मॉरिशस, इन तीनों ही देशों के वैज्ञानिक इसमें भाग ले रहे हैं। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति दी है? तो भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति दी है। स्विट्जरलैंड और भारत ने 16 साल लंबी बातचीत के बाद आखिरकार एक मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर अपनी सहमति दी है या मोहर लगा दी है। ठीक है। मुक्त व्यापार समझौते क्या होते हैं? तो देखो, जैसे 2 देशों को अगर व्यापार करना है तो 2 तरीके से होता है। एक तो वो WTO के अंडर में करेगा, विश्व व्यापार संगठन के अंदर में, तो उसके जो रूल्स और रेगुलेशन हैं उसके तहत करेगा। दूसरा, 2 देश आपस में अपना समझौता कर सकते हैं कि उनको एक दूसरे को क्या रियायतें देनी है व्यापार में। तो इससे जो समझौता होता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के समझौते होते हैं। ठीक है। तो उसमें अगर सभी प्रकार की रुकावटों को पूरी तरीके से अगर ख़त्म कर दिया जाता है तो उसे मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन के अलावा दुनिया में व्यापार को उदारीकृत करने का ये नया तरीका है। FTA द्विपक्षीय समझौते होते हैं, यानी 2 देशों के बीच होते हैं, या 2 से अधिक देशों के समूह के बीच भी हो सकते हैं। ठीक है। उनके बीच व्यापार में आने वाली ये रुकावट को कम या पूरी तरीके से खत्म करने पर सहमत होते हैं। भारत सरकार के द्वारा किए गए FTA कौन कौन से हैं? तो भारत सरकार ने सबसे पहले 1998 में श्रीलंका के साथ पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत सरकार ने पहला मुक्त व्यापार समझौता किसके साथ किया था? तो श्रीलंका के साथ। अभी तक भारत ने अपने कारोबारी साझेदार देशों के साथ कुल 13 FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें 3 व्यापार समझौते 2021 के बाद, जिनमें मॉरिशस,
संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए हैं। अभी भारत ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ओमान, पेरू और यूरोपियन मुक्त व्यापार एसोसिएशन के साथ समझौता करने के लिए बातचीत कर रहा है। ठीक है, तो इनके साथ अभी बातचीत जारी है। भारत वर्तमान में अधिकतर आयात लगभग 75% तक उन देशों से करता है जिनके साथ भारत का FTA नहीं है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में भारत के लिए चुनौतियाँ क्या हैं? 1 दर्जन से ज़्यादा समझौते होने के बावजूद भारत के निर्यातक इसका कम ही फायदा उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है FTA जो होते हैं उनका भारत के जो निर्यातक हैं उनको ज़्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है। निर्यातकों को कुछ FTA के कारण चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई समझौते 10 से 15 साल पुराने हो चुके हैं। इन समझौतों में जापान, दक्षिण कोरिया, आसियान सहित कई FTA साझेदार देशों को भारत को होने वाले आयात की तुलना में निर्यात कम है। यानी कि कई देशों के साथ जो हमारा FTA है वहाँ से हम आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। जो FTA होता है उसका जो मुख्य फायदा मिलता है वो निर्यात करने में मिलता है। भारत के कृषि परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है उपरोक्त दोनों, यानी इंडिया AI और बांधवानी फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम सोसाइटी ने इंडिया AI, जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत संचालित है, और बांधवानी फाउंडेशन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। इसका उद्देश्य एक मजबूत AI रणनीति तैयार करने और कार्यान्वित करने में बांधवानी फाउंडेशन की विशेषज्ञता और समर्थन का लाभ उठाते हुए भारत को AI संचालित डिजिटल कृषि में आगे ले जाना है। ठीक है, तो इस समझौते का जो उद्देश्य है वो भारत को डिजिटल कृषि क्षेत्र में आगे ले जाना है। किस देश में IIT मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा? तो ये श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता ने श्रीलंका के कैंडी में IIT मद्रास का नया कैंपस शुरू करने की घोषणा की है और यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में 2024 के बजट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो श्रीलंका के कैंडी में IIT मद्रास का कैंपस स्थापित करने की योजना है। भारत के बाहर IIT परिसर कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? तो तंजानिया के जंजीबार में IIT मद्रास ने अंतर्राष्ट्रीय परिसर का शुभारंभ किया। ठीक है, तो ये इसका शुभारंभ हो चुका है। ये भारत के बाहर स्थापित होने वाला देश का पहला IIT परिसर है। 6 नवंबर 2023 को जंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मेवनी ने इस परिसर का उद्घाटन किया था। IIT जंजीबार पहला IIT संस्थान है जहां महिला निदेशक को नियुक्त किया गया है। इसमें प्रोफेसर प्रीति अग्याले को नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का निर्देशक बनाया गया है। तंजानिया के जंजीबार में IIT मद्रास का भारत के बाहर पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया गया है और इस परिसर का जो अध्यक्ष या निर्देशक बनाया गया है वो पहली महिला नियुक्त की गई है। ठीक है, तो प्रोफेसर प्रीति अग्याले को इसका निर्देशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में IIT दिल्ली का कैंपस खुलने की बात की जा रही है या कैंपस खुलने जा रहा है। IIT दिल्ली का कैंपस खुलने जा रहा है जो देश के बाहर दूसरा IIT परिसर होगा। ठीक है, तो पहला तो IIT मद्रास का जंजीबार में और ये IIT दिल्ली का अबू धाबी में दूसरा कैंपस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने भारत के बाहर के देशों में UPI भुगतान के लिए समझौता किया है। तो ये समझौता किया है गूगल इंडिया के साथ। गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने भारत के बाहर के देशों में UPI से भुगतान का विस्तार करने के लिए साझेदारी की है और ये समझौता भारतीय यात्रियों को गूगल पे के जरिए अन्य देशों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा। विदेशों में UPI की बात करें तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत और सिंगापुर के बीच सीधे भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए गूगल पे नाउ लिंकेज की सुविधा की शुरुआत की थी। वर्तमान में फ्रांस, दुबई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग सहित 17 देशों में भारतीय UPI के इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। भारत ने किस देश से अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट की बिजली के आयात के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है नेपाल के साथ। विदेश मंत्री S जयशंकर वर्तमान में नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। ठीक है, और उन्होंने वहाँ पर 3 सीमा पार अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन करने के लिए नेपाल के विदेश मंत्री NP साउद के साथ हाथ मिलाया। भारत और नेपाल ने अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कि
नेपाल भारत को बिजली निर्यात करेगा और भारत इसको खरीदेगा, ठीक है। और यह एक दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। भारत के ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल और नेपाल के ऊर्जा सचिव गोपाल सिंगडेन द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौता स्थायी ऊर्जा सहयोग के साझा दृष्टिकोण का परिणाम है। भारत द्वारा नेपाल में संचालित जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो भारत द्वारा नेपाल में पहली प्रमुख जल विद्युत परियोजना त्रिशूल हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित की गई थी। त्रिशूल नदी पर इसका निर्माण 1961 में किया गया था। कोसी बैराज परियोजना की बात करें तो कोसी नदी के बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने और इसके जल का उपयोग सिंचाई के लिए उपयोग करने के लिए 1950 और 1960 के दशक में इसका निर्माण किया गया था। अगली परियोजना है पंचमेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। इसका निर्माण 1996 में हुए महाकाली संधि का हिस्सा है। महाकाली नदी पर प्रस्तावित संयुक्त परियोजना है और इसका उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का है। अरुण 4 जल विद्युत परियोजना की बात करें, नेपाल ने भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना 596 मेगावाट के अरुण 4 विकसित करने की अनुमति देने का फैसला किया है, ठीक है। तो जो अरुण 4 परियोजना है वो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित करेगा और ये इसकी SJVN की दूसरी परियोजना होगी। इससे पहले SJVN 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना विकसित कर रहा है, जो पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर स्थित एक रन ऑफ रिवर परियोजना है, जिसे 2024 में पूरा करने की योजना है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण समझौते देख लेते हैं। तो इसमें पहला समझौता है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME ग्रुप ने हरित अमोनिया आपूर्ति के लिए जापान की कंपनी IHI कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये ग्लोबल साउथ में वैक्सीन उत्पादकों के गठबंधन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन नेटवर्क में शामिल हो गया है। तो ये एक संगठन है, यह एक गठबंधन है, तो इसमें ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल हुआ है। इससे क्या होगा, तो इससे वैक्सीन उत्पादन में इसको सहायता मिलेगी। विश्व आर्थिक मंच और तेलंगाना सरकार संयुक्त रूप से हैदराबाद में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क का 19वां केंद्र स्थापित कर रहे हैं। फरवरी 2024 में लॉन्च होने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का तेलंगाना केंद्र स्वास्थ्य तकनीक और जीवन विज्ञान को समर्पित दुनिया का पहला विषयगत केंद्र होगा। तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 के दौरान औद्योगिक और लॉजिस्टिक रियल एस्टेट में अग्रणी कंपनी इंडो स्पेस ने 2000 करोड़ रुपए का समझौता तमिलनाडु के साथ किया है। ये तमिलनाडु के आर्थिक विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। तो जो रियल एस्टेट की कंपनी है इंडो स्पेस, वो तमिलनाडु के आर्थिक विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए का ऋण देगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने विभिन्न क्षेत्रों में 20 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 में डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया का अनावरण किया है, जो 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच हस्ताक्षरित ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। GFAI यानी ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया का लक्ष्य टिकाऊ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में हुए समझौते भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और गुयाना के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, तो इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ था उसको अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो यह हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग हुआ था और इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने में सहायता करने के लिए भारत और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जो सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। तो एक समझौता हुआ था भारत और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच। तो ये क्या करेंगे, ये मिलकर के दोनों भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाएंगे 2030 तक। तो इस समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब मंजूरी दे दी है। भारतीय रेलवे ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ अपने समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है, यानी इनके साथ ये पहले से समझौता चला आ रहा था और अब खत्म होने वाला था, अब इसको पुनः आगे बढ़ा दिया है, यानी नवीनीकृत कर दिया है। तो नवीनीकृत करके पर्यावरण स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। सहयोग का उद्देश्य ऊर्जा और पानी की खपत को कम करना,
अंततः ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। तो भारतीय रेलवे और भारतीय उद्योग परिसंघ का ये समझौता अब नवीनीकृत कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 26 जनवरी को रक्षा एवं अंतरिक्ष समझौते पर मोहर लगा दी है। तो हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर परेड में शामिल हुए थे। तो उनके साथ जो डेलीगेशन आया था, तो उनके साथ जो डेलीगेशन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आए थे, तो उन्होंने रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में मोहर लगाई है। कतर एनर्जी ने पेट्रो बांग्ला, जो बांग्लादेश की कंपनी है, और कतर एनर्जी कतर की कंपनी है, ने 15 साल के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गेल लिमिटेड ये भारत की कंपनी है, इसने संयुक्त अरब अमीरात की ADNOC गैस के साथ 10 वर्ष के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो जो गेल लिमिटेड है वो सऊदी अरब की कंपनी से तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG खरीदेगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण समझौते, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।